हेलो बच्चों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। बैठ जाइए ऐसे जैसे आपके दोस्त की क्लास हो। चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। 2 लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा, सेल्स के बारे में, सेल्स की थियरी के बारे में, उसके बाद सेल का इन्वेंशन किसने किया, सेल थियरी किसने दिया, मॉडिफिकेशन एंड फाइनल शेप किसने दिया, है ना। इतने सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के बारे में डिफ्रेंशिएशन, ये सब भी हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमने थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी थी, ठीक है। तो आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और आगे हमें और क्या देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम होगा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखा था जो कि शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था बैक्टीरिया का? टाइप्स बैसिलस। दूसरा क्या देखा था? विब्रियो। थर्ड स्पिरिलम। फोर्थ कोकस, राइट। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के बच्चों? 4 टाइप्स के, ठीक है। तो फर्स्ट है बैसिलस। बैसिलस कैसा है बैक्टीरिया? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? रॉड लाइक। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था रॉड लाइक। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे कॉमन बैसिलस शेप में होते हैं। कैसे शेप में? बैसिलस मीन्स रॉड लाइक होते हैं, ठीक है। विब्रियो कैसा था? कॉमा शेप, कॉमा शेप। स्पिलियम कैसा था? स्पाइरल। कैसा था? स्पाइरल शेप, ठीक है। कोकस कैसा था बच्चों? स्फेरिकल, राउंड शेप। कैसा था? राउंड शेप, ठीक है। तो बैक्टीरिया के 4 टाइप्स है उसके शेप के बेसिस पे, और इन चारों टाइप्स के बैक्टीरिया में से जो बैसिलस टाइप का है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये टाइप का बैक्टीरिया आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया के कुछ ऐसे ऐसे शेप हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, वो आपको बैक्टीरिया ऐसे ऐसे टाइप्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट लिखो हैशटैग डाल के कि ऑल bacteria of organization fundamental similar but उसके शेप एंड उसके फंक्शन वेरी ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी टाइप्स के आपके बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल होगा, मतलब कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो बॉर्गन है, वो कैसे बने हुए वो आपको सिमिलर दिखेगा। लाइक उसमें प्लास्मिड, उसमें डीएनए, उसमें जो भी उनके वॉल्स हैं, वो सब कुछ आपको उसका ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर दिखेगा। बट उनके जो शेप होते हैं, बट उनके जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने एक हैशटैग पॉइंट आपको लिखवाया कि जितने भी बैक्टीरिया है उनके ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर दिखेंगे, लेकिन उनके शेप और उनके फंक्शन वेरी करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल में हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको पता है कि इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डबल स्टैंडर्ड तो होता ही है, बट सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। और इसे हमने कुछ नाम दिया था, याद आ गया? जीनोमिक डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए, राइट। जीनोमिक डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए, और इसमें कुछ आरएनए भी प्रेजेंट थे, राइट। ये हो गया सेल वॉल, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया? स्पेस, साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी देखो बच्चों कि बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसमें
एक आपको स्मॉल सर्कुलर टाइप का डीएनए देखने को मिलेगा। वो कैसा होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अब ये कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल है? देखो कौन सा डीएनए है, तो ये हो गया स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिसे हम प्लास्मिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लास्मिड। क्या बोलेंगे? प्लास्मिड। तो ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है। देखो बच्चों, मेन डीएनए ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का या फिर बैक्टीरिया का, जो कि सिंगल है, सर्कुलर है। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको कुछ एक एक्स्ट्रा डीएनए देखने को मिलेगा, जिसे हम प्लास्मिड बोलेंगे। ये प्लास्मिड स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, इसके लिए इनका और भी नाम होता है दूसरा, जैसे कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब ये एक एक्स्ट्रा हो गया, मेन तो अपना ये है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया ना, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। याद आ गया कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए को फॉल्स क्रोमोसोम बोला था, राइट? क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस था उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता था। ठीक है, अब एक प्लाज्मिड है जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ डीएनए है। ये भी डीएनए है, ये भी एग्जिस्ट करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बहुत सारे बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा। और इसका काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों कि कोई भी अगर जीन हुआ, हम क्या करते हैं? इस प्लाज्मिड के छोटे के टुकड़े पे लगा देते हैं फॉरेन डीएनए के तौर पे। तो वो जो प्लाज्मिड होता है, अगर इसे हम दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दें तो ये मल्टीपल फास्टर क्या होता है? डिवाइड होता है। हमने पहले ही देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोट। तो ये जब मल्टीपल होगा तो इसमें जो कैरेक्टर होगा वो दूसरे भी बैक्टीरिया में देखने को मिल जाएगा। तो इसका रूल्स क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, अब इसमें देखोगे बच्चों कि एक जीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो प्लाज्मिड में एक यूनिक कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ दिस जीन, कि समझो कि ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, वो हमारे बॉडी में इंसर्ट है। तो हमने कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लिया और वो एंटीबायोटिक मेडिसिन इस बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास एक ऐसा जीन है जो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट करता है। मतलब उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में इसका कोई भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कैसा कैरेक्टर है? ये एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है। कैसा है? फिनोटिपिक कैरेक्टर। ये क्या होता है फिनोटिपिक? किस वजह से हुआ? ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। किस वजह से हुआ? देखो, दो टाइप के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, एक होता है जीनोटिपिक, एक होता है फिनोटिपिक। तो जीनोटिपिक का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडीज में जो जीन्स है, जो डीएनए है, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ, मतलब एक जीन के अंदर कोई दूसरा जीन आके चेंजेस हो गया, तो वो एक जीनोटिपिक है। कैसा है? जीनोटिपिक है। लेकिन फिनोटिपिक में क्या होता है कि हम अपने अंदर कुछ न कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म करके या फिर ऐसे एक्सपीरियंस या फिर कुछ मेहनत करके कुछ न कुछ स्किल या पावर को अगर हम कुछ नया लेके आ गए हैं अपने बॉडी में, तो उसे हम फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो सेम लाइक इन प्लाज्मिड दे हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को हमने फिनोटिपिक बोला। इफ अगर प्लाज्मिड्स में पहले के जीन में से अगर कुछ चेंजेस होता तो वो जीनोटिपिक कैरेक्टर होता। ठीक है, बट in which due to metabolism in plasmids have antibiotic resistant genes, तो इसे हम phenotypic character बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच दे आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, जो कि हेल्प करता है किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन में। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो हो गया सेल वॉल। हम बनाते हैं एक अंदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। आप देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन
एक जगह पे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। क्या है? मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। क्या बोलेंगे? मीजोजोम। मीजोजोम। इतना समझा? ये मीजोजोम क्या है? इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? मीजोजोम्स क्या है? इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन जा रहा है, ये अंदर की तरफ मुड़ गया, है ना। मुड़ना मतलब इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब अंदर की तरफ मुड़ना। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे क्या होता? इससे ये हो रहा है कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जा रही है। जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और ये क्या रोल करता है? रेस्पिरेशन। क्या रोल करता है? रेस्पिरेशन। मतलब इन प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन किसके वजह से होता है? ड्यू टू द मीजोजोम्स। मीजोजोम्स एक इन्वेजिनेशन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ड्यू टू सरफेस एरिया इंक्रीजेज दे हैव कंटेन मोर इंजाइम्स। ठीक है, और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या है? रेस्पिरेशन। और भी कुछ फंक्शंस हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लाज्मिड्स क्लियर किया, यहाँ पे मेसोसोम्स किया, यहाँ पे आपको डीएनए के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो हम कुछ प्लाज्मिड्स के बारे में और साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इंक्लूजन्स बॉडी होते हैं जो कि कुछ मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम मेसोसोम्स या प्लाज्मिड्स और साइटोप्लाज्म्स के कुछ नोट्स में आपको लिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं। आपको पढ़ाई डेली करनी है बच्चों। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बिना पढ़े हुए वो दिन जाना चाहिए। आपने आज से अगर वो चीज़ें ठान लिए, देखिए आपका नीट का रिज़ल्ट भी आ गया है। इस बार इतने टफ एग्ज़ाम्स थे नीट के, इतने अच्छे पेपर बनाए थे, अच्छे तो नहीं बोल सकते, इतने खतरनाक पेपर थे, डेंजरस थे, जिसके वजह से कुछ 100 बच्चों का भी 660 प्लस स्कोर आया नहीं। ठीक है, 686 समथिंग AIR1 है ना, ऑल इंडिया रैंक 1 है, 686 मार्क। और लास्ट ईयर जब भी सिंपल पेपर बनाया था उसमें 20 बच्चे ऐसे थे जो 720 आउट ऑफ 720 लाए थे। तो आप देखेंगे जो NTA है, जो पेपर ऑर्गेनाइज करती है, बनाती है, उसका लेवल धीरे धीरे कैसा होते जा रहा है? टफ होते जा रहा है। तो उसके तरीके से आपको क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको NCERT रीड करना है, वर्ड टू वर्ड आपको पूरी NCERT पढ़नी है। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस एक दो क्वेश्चन के वजह से आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन जो NCERT में है उसे ध्यान ही ना दें। समझे? तो NCERT पढ़ना ज़रूरी है। बायोलॉजी में तो NCERT पूरे वर्ड टू वर्ड आते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो लिखो प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स का मैंने क्या बताया था कि प्लाज्मिड्स हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि कुछ चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन करना रहा विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मैंने क्या बताया कि ये समझो साइटोप्लाज्म है तो इनमें कुछ न कुछ ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, है ना। मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस, राइट। और क्या है? स्टोर मटेरियल। जो इसमें मटेरियल होता है, उस स्टोर किया हुआ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलेंगे? इंक्लूजन बॉडी। वो मटेरियल क्या हो सकता है? देखिए, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, मतलब फॉस्फेट होगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल मतलब शुगर, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल मतलब ये एक टाइप का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और कुछ गैस वैक्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल। अब गैस वैक्यूल क्या है? देखो बच्चों, गैस वैक्यूल में, गैस वैक्यूल कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पर्पल
सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। किस लिए, क्या हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेनलेस है ना, वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑक्यूपाइज करता है कुछ वॉल्यूम को, और इसमें कुछ स्टोर मटेरियल्स होते हैं जिससे हम इंक्लूजन्स बॉडी बोलते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। ये एक टाइप का प्रोटीन है। गैस वैक्यूल भी होते हैं। गैस वैक्यूल कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, लाइक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि इनमें वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या देखा, प्लास्मिड्स के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मीजोजोम से जो इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और मैंने आपको इंक्लूजन बॉडी बता दिया। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरफ चलते हैं। बड़ा सा सेल बनाएंगे और उसके बारे में हर एक चीज़ को मेंशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चल ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम देखते हैं, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। देखिए, ये हो गया मिडल लेयर और ये हो गया आउटर लेयर। ठीक है, फिर उसमें एक इनर लेयर भी आएगा। डायग्राम की तरफ मत जाना, डायग्राम थोड़ा मेरा खराब है, बट आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये जो आउटर लेयर है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये हो गया आउटर लेयर और ये किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मीन्स प्रोटीन, है ना, मीन्स बहुत सारे प्रोटीन से ये बना होता है। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स है वो आउटर लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल से मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड मीन्स बहुत सारे प्रोटीन से बना होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या क्या यूज होता है, वो कैसा होता है। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड सेल वॉल, जो कि मिडल लेयर है। ठीक है, ये किससे बना होता है, बताओ, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, ग्लाइकेन मतलब शुगर और पेप्टिडो मतलब अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड प्लस शुगर, इन दोनों से बना होता है सेल वॉल। और सेल वॉल कैसा होता है, डेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये इनर लेयर है। ठीक है, और ये किससे बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, है ना। इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में बाइफॉस्फोलिपिड्स लेयर होती हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं, किस लिए क्या, वो सब बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसमें से एक इन्वेजिनेशन स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसका नाम है मीजोजोम। क्या नाम है, मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम कैसा है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी मैंने आपको बताया है। और देखिए बच्चों कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहीं से एक और स्ट्रक्चर निकल के आता है ना, ऐसे। तो इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सब में नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर।
ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक्सटेंशन है। ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन साइटोप्लाज्म इन सम प्रोकैरियोट्स दे हैव पिगमेंट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प होता है। जैसे कि एग्जांपल में ले ले साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अलग से आपको लिख के बताता हूँ इसके बारे में। और आपको क्या पता है इसमें कि डीएनए होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, कुछ आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्लास्मिड्स होता है सम बैक्टीरिया ऑफ, इसमें कुछ जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो ये मेन डीएनए हो गया। ये प्लास्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलेंगे हम, हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन। और जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए आपको पता है दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 वॉल्स हैं, जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर, मिडल, इनर। जो इनर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, इसमें से एक इन्वेजिनेशन स्ट्रक्चर मिलता है हमें, जिससे हम मिजोजोम बोलते हैं, ठीक है। तो मिजोजोम इट इज द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंशन करके एक नया स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखेंगे आप कि सेल मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, जिसे हम फिम्ब्रे बोलते हैं। ये छोटे वाले को हमने बोला फिम्ब्रे और ये बड़े वाले को हमने बोला पिलाई, जो कि प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। सरफेस पे कुछ ऐसे 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिसे हम फिम्ब्रे और पिलाई बोलते हैं। इसका भी हम डिटेल्स देखेंगे क्या होता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे हैव 3 लेयर्स। आउटर लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। मिडल लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. Inner layer is called cell membrane made up of lipids and proteins, in which the cell membrane have invagination of structure called mesosomes, in which the cell membrane they are the extension of structure called chromatophore. In chromatophore they present in some bacteria which help in photosynthesis because they have pigments, ठीक है। And in prokaryotic cells we will discuss अगली कि इसमें कुछ क्रोमोसोम डीएनए होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड, सिंगल और सर्कुलर होते हैं, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जिसका नाम है प्लास्मिड्स, हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और कुछ ऐसे 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे जो कि सरफेस पे अटैच होते हैं, अटैच टू सरफेस, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करूंगा। कुछ भी डाउट रहेगा बच्चों आप इस टॉपिक के रिलेटेड, इस डायग्राम के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए @Dr. Biotext, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ क्या था, पॉलीसेकेराइड। दे आर द आउटर लेयर, ठीक है। ये कैसा होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, थिक होता है और स्टिकी भी होता है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, लुक लाइक कैप्सूल, ठीक है। टफ, हार्ड, थिक, स्टिकी, लुक लाइक कैप्सूल, ऑल्सो नोन एज कैप्सूल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ये क्या काम करता है, प्रिवेंट या फिर प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, टफनेस ऑफ सेल, स्टिकी, या फिर ये सब चीज़ें तो हमने देख लिया। और प्रोवाइड अटैचमेंट टू होस्ट, है ना। ये स्टिकी है और कैसा होता है, लूज भी होता है बच्चों। कैसा होता है, लूज, यानी स्लाइम लेयर। लूज को हम कैसा बोलेंगे, स्लाइम लेयर। इसके लूजनेस की वजह से ये दूसरे, जैसे कि ये हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया, ये हो गया होस्ट। इसके जो हार्डनेस है, टफनेस है, जो कि ये लूज है, स्लाइम लेयर है, स्टिकी है, जिसके वजह से ये दूसरे होस्ट पे इजीली क्या हो सकता है,
स्टिक कर सकता है, यानी अटैच कर सकता है, लाइक, ठीक है। या फिर होस्ट बोलो, रॉक बोलो, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम अभी तक होस्ट लिखेंगे, समझ में आ गया। और इसका एक काम क्या होता है, हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम। इसका मतलब कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर लेयर पे प्रेजेंट है बैक्टीरिया के सेल पे, ये बैक्टीरिया को इम्यून होस्ट इम्यून सिस्टम, जैसे कि ये हमारे अंदर आ गया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इस बैक्टीरिया से बचाता है, छुपाता है और कहीं पे भी जाके अटैच करवा सकता है। तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, यानी प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना था, पेप्टिडोग्लाइकेन, याद है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये कैसा है, मिडल लेयर है, आउटर नहीं बोलना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और जो इसकी थिकनेस होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है, थिकनेस, या फिर आप इसकी कंपोजिशंस की बात कर ले, ठीक है, वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। समझ में आ गया कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसकी जो थिकनेस होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में वेरी करता है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ये हो गया मिडल लेयर, ठीक है। ये क्या काम कर रहे हैं, इसका काम क्या होगा कि सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना या फिर उसको शेप प्रोवाइड करना। समझ में आ गया, जो सेल है उस सेल को शेप या फिर उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम किसका है, सेल वॉल का। नेक्स्ट है प्रोवाइड, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिवेंटिंग सेल टू किससे, बर्स्टिंग या फिर कोलैप्सिंग। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे कि जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के सेल को बर्स्ट यानी फूटने से, कोलैप्स यानी सिकुड़ने से या फिर चिपकने से बचाता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल का फंक्शन हो गया। और ये डेड होता है और ये परमिएबल होता है बच्चों, ये डेड होता है, ये परमिएबल होता है कि सेल वॉल से कोई भी चीज़ आसानी से क्रॉस कर सकता है, लाइक वाटर और लाइक सोल्यूट, सॉल्वेंट, कुछ भी, ठीक है। इतना समझा आपको। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स जिसका थिकनेस और कंपोजिशन वेरी करता है डिफरेंट बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है सेल वॉल जो कि सेल के शेप और उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ वो सेल को बर्स्ट होने या फिर उसके कोलैप्स होने में हेल्प करता है ना, प्रिवेंट करता है ताकि वो फूट ना सके। तो सेल वॉल इज डेड और ये परमिएबल होता है, वहाँ से कोई भी सॉल्यूट या वाटर आसानी से क्रॉस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है। और ये कैसा था, इनर था, इनर लेयर, है ना, बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, इट इज द इनर लेयर, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है सेल मेम्ब्रेन, दे आर द सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब इट अलाउ वाटर एंड सम सोल्यूट। समझ में आ गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि उस सेल मेम्ब्रेन से कोई भी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ ऐसे सॉल्यूट्स है जो सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही इस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं, और कुछ वाटर्स भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। कि वाटर के लिए हम जब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तब मैं आपको बताऊंगा कि वाटर के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि वाटर वहाँ से आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं जो सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सॉल्यूट्स उस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं। इसका
मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन इट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल, जो कि सेल वॉल कैसा था, परमिएबल था क्योंकि वो डेड है। जबकि वो डेड है तो वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो डेड है। तो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, इंटरेक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट, है ना। तो आउटर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कौन होने वाला है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल कैसा है, डेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो इसका स्ट्रक्चर है सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। समझ में आ गया कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है मोस्टली प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। दे मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इनर लेयर, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल, इंटरैक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट, इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, मीजोजोम। मैंने कुछ बताया है, कुछ और भी ऐड करते हैं। मीजोजोम्स कैसा है, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट, मैंने बताया था, ठीक है। ये क्या हो गया, क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स को क्या कर सके, कंटेन कर सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स इसमें आ सके। नेक्स्ट, इसका और काम क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिक्रेशन करता है बच्चों, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया मीजोजोम, ठीक है, मीजोजोम। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लो कि ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच की जगह है उसे हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो जो सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन है वो कहाँ पे लेके जाएगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, और इस प्रोटीन को ये इस मीजोसोम्स के थ्रू कहाँ पे लेके आ जाएगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। तो सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो बाहर सिक्रीट कर रही, तो ये हो गया सिक्रीशन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब जो बाहर चीज़ें हैं उसको अपने अंदर लाना, इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। तो मीजोजोम्स, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया इंक्रीज है क्योंकि एंजाइम्स कंटेंट ज़्यादा हो सके, सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन यानी वो जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बन रहा है उसको सिक्रेट करना इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, दे आर द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये तो बताया था मैंने, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका एक फंक्शन है, इट्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवाइड इट्स टू डाउटर सेल, टू डाउटर सेल। अब ये कैसे क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये सेल हो गया, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन ही बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर क्या है, मीजोजोम्स, और मीजोजोम्स पे प्रेजेंट है डीएनए। तो ये कैसा है, डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये क्या है आपका मीजोजोम, ठीक है। तो क्या होता है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया मीजोजोम। पहले तो इसमें जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, क्या होगा, रेप्लिकेट, डीएनए रेप्लिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मीजोजोम्स है वो एक दूसरे से अलग हो गया, मीजोजोम्स क्या हो जाता है, मीजोजोम्स मूव अवे, है ना, मूव अवे। तो इस मीजोजोम के पास एक इसके पास डीएनए होगा और एक इसके पास डीएनए, क्योंकि डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन। और फिर उसके बाद जो मीजोजोम है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो जिसमें से एक मीजोजोम के पास एक डीएनए, दूसरे मीजोजोम के पास दूसरा डीएनए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है आगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है,
ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया क्रोमोसोम, और दोनों क्रोमोसोम के पास एक एक क्या हो गया, डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाता है, डिवाइड। और इसमें एक हो गया इसका मेसोसोम, एक इसके पास मेसोसोम, और दोनों मेसोसोम के पास क्या है, अपना डीएनए। तो ये क्या हो गया, टू डाउटर सेल, टू डाउटर सेल। तो समझे कि जो मेसोसोम्स है वो डीएनए के रेप्लिकेशन और उसके टू डाउटर सेल्स में हेल्प करता है। तो मैंने इस लाइन को आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, कि ये सेल वॉल के सिंथेसिस करता है, यानी सेल वॉल को बनने के लिए भी मेसोसोम्स का यूज होता है। ठीक है, और जो मेसोसोम्स है वो बहुत सारे टाइप्स में आपको दिख सकते हैं, लाइक वेसिकल, दूसरा लैमेला, लैमेला क्या होता है देखते हैं, और तीसरा ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल। वेसिकल्स मतलब राउंड शेप में भी आपको मेसोसोम दिख सकते हैं, लैमेला मतलब शीट की तरह, जैसे कि एक के ऊपर एक ऐसे बने होते हैं, शीट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह दिख सकते हैं आपको, है ना, ट्यूब की तरह दिख सकते हैं आपको, ट्यूब की तरह दिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मेसोसोम्स है वो आपको वेसिकल, लैमेला, ट्यूब्यूल ऐसे स्ट्रक्चर में दिख सकते हैं। सेल वॉल की सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन और इट्स डिवाइड इनटू टू डाउटर सेल, जो कि मैंने आपको समझाया है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, जो कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस में वो डाल देता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इंक्रीज द सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ द कंटेन मोर टू मोर एंजाइम्स। तो ये हो गया मेसोसोम, जो कि इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका मेसोसोम, मेसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, दोनों हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और ये उस डायग्राम में ऐड कर लेना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। हमने डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके हर एक पार्ट को भी एक्सप्लेन करना चालू किया है। सबसे पहले आउटर लेयर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोकैलिक्स को एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट सेल वॉल को एक्सप्लेन किया, सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम, और अभी क्या बचा, क्रोमेटोफोर, फिम्ब्रे एंड पिलाई, वो भी देखते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, फिफ्थ पॉइंट, जिसका नाम था क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, मैंने थोड़ा ये चीज़ें पहले भी बताई हैं कि क्रोमेटोफोर इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये तो आपको पता है कि क्रोमेटोफोर दे आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म in some prokaryote have pigment, और ये पिगमेंट से क्या फंक्शन करेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि कुछ प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल, ब्लू ग्रीन अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे। ठीक है, ये समझा आपको। नेक्स्ट हम चलेंगे 6 पॉइंट, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिम्ब्रे और पिलाई को। किसको करेंगे, फिम्ब्रे एंड पिलाई। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन द फिम्ब्रे दे आर द शॉर्ट, पिलाई आर लॉन्ग। फिम्ब्रे इज मोर इन नंबर, पिलाई इज लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। इतना समझा। पिलाई का कंपोजिशन है, पिलाई इज मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट्स कॉल्ड पिलीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन। ठीक है, फिम्ब्रे दे आर द ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए बच्चों, आपके जो ब्रश होते हैं, ब्रश में ये जो धागे निकले हुए होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो ब्रश आप करते हैं ऐसे, ये जो धागे निकले रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। इसके वजह से
ये अटैच्ड होता है किस पे, टू रॉक एंड होस्ट सिस्टम पे। ठीक है, इतना समझा। पिलाय क्या होता है, पिलाय दे आर द होलो इलोंगेटेड ट्यूबुलर एंड सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसका कैसा शेप होता है, सिलेंडर टाइप, सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। इतना समझा आपको डिफरेंस बिटवीन द फिम्ब्रे एंड पिलाय। हैशटैग डालना है, कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना है कि इन दोनों का नो रोल इन मोटिलिटी या फिर लोकोमोशन, है ना। ये जो फिम्ब्रे हैं, ये जो पिलाय है, इनका मोटिलिटी में या फिर लोकोमोशन में कुछ भी रोल नहीं होता। हैशटैग नोट। एक सेकेंड पॉइंट, जो फिम्ब्रे एंड पिलाय हैं वो क्या होता है कि जैसे कि ये बैक्टीरिया 1 बैक्टीरिया 2, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और इस ट्यूब से जो डीएनए होता है उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। तो नोट डालिए, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर टू ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए ये जो फिम्ब्रे पिलाय है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसके वजह से वो डीएनए को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सेल इनवेलप। इतना समझ में आया, फिम्ब्रे एंड पिलाय दे आर द शॉर्ट एंड लॉन्ग, more in number, less in number, bristol like structure, they are attached to rock and host system. Composition pili, it made up of protein, this is called pilin protein, hollow elongated tubular and the cylindrical like structure. They are the no role in motility and locomotion. ठीक है, they are made up of tube between the two bacteria, transfer the DNA from one bacteria to another bacteria. ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सेल इनवेलप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, ठीक है। सेल इनवेलप में क्या क्या आता है बच्चों, फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तीनों के भी अगर हम देखें तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ये तो हम बता चुके हैं। और इनका जो केमिकली स्ट्रक्चर है ये भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इतना समझा। और ये तीनों अटैच्ड होते हैं कैसे, टाइटली, अटैच्ड कैसे, टाइटली। और दे प्रोवाइड, इनके जो फंक्शन होते हैं वो दे प्रोवाइड सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, है ना। ये आपस में मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक्स में आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक में ये सेल इनवेलप देखने को मिलेगा। उसमें से भी मोस्टली बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो in the cell wall they have three different layers. First is the glycocalyx, second cell wall and third is cell membrane. They have the different function, they have the chemically complex in structure, attached tightly and they are the meet together and perform single protective unit. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में आपको ये सेल इनवेलप देखने को मिलेगा, जिसमें भी मोस्टली बैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जो बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लेट्स गो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था एच.सी. ग्राम, है ना। ग्राम स्टेनिंग देखेंगे हम कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किसने दिया था। ये एक टेक्निक है
जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं एंड कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हैं। तो ये टेक्निक को देने वाले एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम था H.C. ग्राम। ठीक है, ये क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है, देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल के तरफ से हम समझेंगे कि ये ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक क्या होती है। जैसे कि ये एक मेल चाइल्ड हो गया और ये एक दूसरा मेल हो गया, समझो ये फीमेल हो गई। ठीक है, होली तो बहुत खेला होगा आपने। तो होली का टाइम था, तो दो लोग थे, लड़का और एक लड़की है। होली का टाइम है, लड़की का नाम हमने दे दिया पिंकी और लड़के का नाम दे दिया बिट्टू। क्या नाम दे दिया, बिट्टू। ठीक है, होली का टाइम था। अब क्या हुआ कि ये जो बिट्टू था, इसने होली खेलने से पहले ही तेल लगाया, है ना, ऑयल लगाते हैं ना हम, होली खेलने से पहले ही अपने पूरे बॉडी में ऑयल लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी रंग अपने बॉडी पे आए या फिर अपनी स्किन से अटैच हो, उसको धोने के बाद वो रंग इजीली निकल जाए। ठीक है, तो अब ये पिंकी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब ये पिंकी ने क्या सोचा कि मेरे पास कुछ होगा नहीं, मेरी स्किन पहले ही ब्यूटीफुल है, तो मुझे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिट्टू ने क्या किया, ऑयल लगा लिया, लेकिन पिंकी ने वो ऑयल नहीं लगाया। अब क्या हुआ, दोनों जन ने होली खेला, होली में जो रंग थे वो लगाए। ठीक है, होली में जो रंग थे वो इन दोनों के ऊपर पड़ा, इन दोनों के ऊपर पड़ा। पड़ने के बाद समझो ये बिट्टू के ऊपर रंग पड़ गया और ये है आपकी पिंकी, ये है पिंकी। इन दोनों के ऊपर क्या किया, रंग पड़ गया ऐसे ऐसे, समझो इन दोनों ने होली खेला। ठीक है, अब जब ये नहाए या फिर अपने आप को वॉश किया, किससे, पानी से, तो वॉश करने के बाद क्या दिखा कि ये जो बिट्टू है, इस पे से जो ये कलर है वो तो चला गया, है ना। ये जो बिट्टू है, इस पे जो कलर था वो क्या हो गया, चला गया, क्योंकि इसने पहले ही ऑयल लगाया था। लेकिन ये जो पिंकी है, इस पे से वो कलर गया ही नहीं, है ना, वो कलर गया ही नहीं, वो कलर गया ही नहीं, धोने के बाद भी ये पिंकी के ऊपर वो कलर गया ही नहीं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है होली में बिट्टू एंड पिंकी का। ये बिट्टू ने ऑयल लगाया पहले ही, बहुत ही स्मार्ट था, चालाक था। जब इन्होंने होली खेला रंगों के साथ, तो रंग लगाने के बाद जब ये नहाए तो पता चला कि बिट्टू पे से जो भी रंग था वो निकल गया, लेकिन ये पिंकी पे से वो रंग निकला ही नहीं। तो इस पिंकी ने वो रंग को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो अब जिसके ऊपर रंग दिखा वो पॉजिटिव था और जिसके ऊपर नहीं दिखा वो नेगेटिव था। ये एक एग्जाम्पल है ग्राम स्टैंड टेक्निक का, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, इतना समझा आपको ना, कि जिस पे रंग रह गया वो हो गया ग्राम पॉजिटिव और जिस पे रंग नहीं था वो क्या निकला, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये होली का एग्जाम्पल है। अभी हम बैक्टीरिया को इस पे अटैच करना है, बस इसके जगह पे मैं बैक्टीरिया ही बताऊंगा और कुछ नहीं। बस अपना ये ऑयल, रंग, इसके नाम अलग होंगे, जिसके तरफ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल कैसा लगा कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं क्या करूँगा, बैक्टीरिया बनाऊँगा और बैक्टीरिया से आपको समझाऊँगा कि ये टेक्निक कैसे काम में आई। समझो बहुत सारे बैक्टीरिया थे, है ना, ये बिट्टू वाला बैक्टीरिया हो गया, ये पिंकी वाली बैक्टीरिया हो गई, और ये बैक्टीरिया पे डाई लगाया यानी ऑयल लगाया। तो ये डाई का कलर कैसा था, वायलेट, वायलेट एंड पर्पल। ठीक है, तो ये डाई का कलर कैसा था, वायलेट एंड पर्पल, क्रिस्टल वॉयलेट, ये हो गया आपका डाई। किसी एक को हम लेते हैं, या तो वायलेट या तो पर्पल, क्रिस्टल वॉयलेट, तो इसको हमने बोला प्राइमरी स्टेन, है ना। ये ऑयल हो गया, है ना, जो हमने बिट्टू ने लगाया था ऑयल, ये हो गया क्रिस्टल वॉयलेट। प्लस इसमें हमने कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाला। क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया यानी बिट्टू और कुछ दूसरे बैक्टीरिया यानी कौन, पिंकी, उनके ऊपर ऐसे डाई पूरे लग गए, यानी उनके ऊपर ऐसे रंग लग गए। ठीक है, तो इनको हमने वॉश किया। किससे वॉश किया बच्चों, वो तो पानी से नहाए थे, बट ये इथेनॉल, किससे,
इथेनॉल या फिर एसीटोन, एसीटोन से इनको क्या किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ये जो डाई है वो स्टिल रिटेन कर लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो इस डाई को रिटेन नहीं कर पाए। स्टिल सम बैक्टीरिया रिटेन, ठीक है, इसको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, सम बैक्टीरिया डज नॉट रिटेन डाई, तो वो कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। कैसे हो गए, कलरलेस, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया में हमने एक दूसरा डाई डाला जिसका नाम था सैफ्रॉन, जो कि पिंक कलर का था। कैसा था, पिंक। तो अब ये जो बैक्टीरिया है वो कैसे हो गए, पिंक हो गए। कैसे हो गए, पिंक। ये बैक्टीरिया कैसे हो गए, पिंक हो गए। ये कैसे हो गए, पिंक, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव। इसको हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव। इन्होंने क्या रिटेन किया, बैक्टीरिया ने रिटेन स्टिल वायलेट, है ना, वो जो क्रिस्टल वायलेट था उसको कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, रिटेन कर लिया वॉश करने के बाद भी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो उस डाई को रिटेन नहीं कर पाए। देखो वापस से, ग्राम स्टैनिंग एक टेक्निक है जो कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एस सी ग्राम, उन्होंने दिया। उससे हमको ये समझता है कि कुछ बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, उनमें हमने एक डाई डाला जिसका जो कि वायलेट और पर्पल कलर का था। तो हमने एक कलर लिया वायलेट, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स किया, तो इनके ऊपर वो डाई डाला, और इस डाई डालने के बाद हमने इसको वॉश किया किससे, एसीटोन या फिर इथेनॉल से। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो उस वायलेट, उस क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन कर लिए, उससे हमने ग्राम पॉजिटिव बोला। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि उस डाई को रिटेन नहीं कर पाए, जो कि कलरलेस थे। फिर हमने उसमें एक दूसरा डाई डाला जिसका नाम था सैफ्रॉन, वो पिंक कलर का था। तो वो जो बैक्टीरिया थे वो कैसे हो गए, पिंक। तो अब उसको हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस टेक्निक से हमें समझ में आता है कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे थे। इतना समझा आपको, ठीक है। आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लैजिला, सीलिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स को खत्म करेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स को हम चालू करेंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको लेक्चर, कुछ डाउट है तो कमेंट में कीजिए। कैसा लगा लेक्चर वो भी मुझे बताइए। नमस्कार, चलते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। बाय।